हाय बच्चों, मैं प्रियांशु वर्मा आपके अपने डिजी क्लासेस चैनल पे आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज के लिए हम जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जैसा कि लेक्चर खत्म हो गया है, ठीक है, उसको आपने रिवाइज कर लिया होगा। उसके ऊपर बेस्ड आज हम बहुविकल्पीय तथा उसके आगे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट करिएगा, देखिएगा कि क्या कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद उसको आप आगे फिर रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन से संबंधित जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को पहले हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा और क्या दिया है क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। पहला जो है प्रश्न है बहुविकल्पीय कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन पहला ऑप्शन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। दूसरा, जब प्रकाश किसी सतह से लौटकर वापस आता है। तीसरा, जब प्रकाश किसी माध्यम में रुक जाता है। और चौथा, जब प्रकाश तेजी से फैलता है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जब प्रकाश किसी सतह से लौटकर वापस आता है तो हम प्रकाश को उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब प्रकाश अपनी दिशा बदलता है तथा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। दूसरा ऑप्शन है इसका जब प्रकाश किसी सतह से वापस लौटता है। और तीसरा, जब प्रकाश किसी वस्तु में समा जाता है। ऑप्शन डी है जब प्रकाश किसी की गति से कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्रकाश का अपवर्तन इसमें से कौन सा है, आपका ऑप्शन ए, ठीक है। आप इसको देख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका किस माध्यम में, क्वेश्चन 3 है किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। तो किस माध्यम में गति होती है सबसे कम। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश जो है, प्रकाश की गति जो है माध्यम के ऊपर निर्भर करती है। माध्यम अगर सघन होगा तो प्रकाश की गति कम हो जाएगी, माध्यम अगर विरल होगा तो प्रकाश की गति बढ़ जाएगी। वायु या निर्वात में प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन इसमें है सबसे ज्यादा सघन कौन सा मीडियम होगा, हवा है कि पानी है कि कांच है कि शून्य है। तो सबसे ज्यादा सघन आपका कांच है, तो इसमें जो है प्रकाश की गति सबसे कम होगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 है बहुविकल्पीय का कि लेंस में प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनने वाली छाया को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन से दो प्रकार की छाया बनती है, एक अवतल जो है उत्तल लेंस द्वारा और अवतल लेंस द्वारा, दोनों के द्वारा उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक छाया बनती है, अवतल लेंस द्वारा वास्तविक नहीं आभासी छाया बनती है, काल्पनिक छाया जिसे हम बोलते हैं। लेकिन ये दोनों छाया कौन सी होती है, ये दोनों अपवर्तनिक छाया होती है, अपवर्तन के कारण ये छाया बनती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है। विकिरण छाया होगा नहीं, ठीक है। विकिरण जो है प्रकाश से बनता है लेकिन वो दूसरे टाइप का होता है। अपवर्तन से जो छाया बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तनिक छाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार का दर्पण चित्रों को उल्टा बनाता है। तो ऐसा कौन सा दर्पण होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है कि समतल दर्पण होता है कि दोनों होता है, बी और सी। तो आपने उत्तल दर्पण यानी कि ये आपका अवतल हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण यानी कि इसके अंदर जो होगा उसके अंदर वाले पृष्ठ से परावर्तन होता है और उत्तल दर्पण में उसके बाहरी वाले पृष्ठ से यानी जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है वहां से परावर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, मान लेते हैं कोई वस्तु ए भी है, ठीक है, कोई वस्तु ए भी है, तो इसके प्रतिबिंब बनते हैं ना, यहाँ फोकस से होके जाता है, ये आपका मान लो वक्रता केंद्र सी हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा होता है, एक पैसे गया तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पे उल्टा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब उल्टा किस में बनता है, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं, ये फोकस हो गया आपका, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया।
यहाँ से कोई वस्तु रखेंगे तो एक मुख्य अक्ष के समांतर लाइन जाएगी, वो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे और दूसरा जो है सेंटर की तरफ जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा जो कि सीधा होगा। तो उल्टा चित्र किसमें बनता है? सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में। ठीक है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन अगला है 6। एक अवतल दर्पण में एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी वस्तु कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी फोकस लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर कहां बनेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक लिखी जाती है, ऋणात्मक, क्योंकि जो है अवतल दर्पण है ये आपका पोल है, तो पोल से फोकस तक की दूरी को हम जब मेजर करेंगे तो हम किस तरफ आ रहे हैं? बाईं तरफ आ रहे हैं, और बाईं तरफ जितनी भी दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक मेजर की जाती हैं। आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि बताया गया है, आप लोगों ने अगर लेक्चर पढ़ा होगा तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि जो भी दूरी दर्पण से बाईं तरफ मेजर की जाएगी इस तरफ, तो उधर हम ऋणात्मक लेंगे। दाएं तरफ कोई दूरी मेजर की जाएगी तो उसको हम धनात्मक लेंगे, और ऊपर की तरफ कोई दूरी मेजर की जा रही है तो उसको हम धनात्मक लेंगे, नीचे की तरफ कोई दूरी मेजर की जा रही है तो उसको हम ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ से फोकस दूरी क्या हो जाएगी अवतल दर्पण की? ऋणात्मक। तो फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। हम 15 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन माइनस लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमेशा u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है, तो बाईं तरफ वस्तु रखा जाएगा तो यानी u बराबर कितना हो जाएगा आपका? -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? दर्पण का सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण के सूत्र से, यानी दर्पण का सूत्र क्या है बेटा? दर्पण का सूत्र है आपका 1/f = 1/v + 1/u। ये फार्मूला है दर्पण का। अब इसमें हम रखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? v की वैल्यू 1/f यानी 1/-15। ठीक, इसके बाद u की वैल्यू रखेंगे = 1/v और प्लस रखेंगे 1/-10 -1/15 = 1/v, और ये प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा -1/10। 1/10 जो है माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/10, यानी कि माइनस हट गया और हो जाएगा -1/15 = 1/v। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? इन दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30। तो 30 लिख देंगे, और उसके बाद 10 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा कितना होगा? 30, यानी कि 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर लिखेंगे हम 3। ठीक है, 15 से इसमें जब डिवाइड करेंगे 30 में तो कितना हो जाएगा? 15 2 जा 30, यानी 2 से फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 2 = 1/v। इसके बाद हो जाएगा 1/30 = हो जाएगा 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आई? 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर आपका आ गया। ठीक है, यही पूछा था, तो आप इसको नोट कर लेंगे, आपको समझ में आया भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक अवतल लेंस के फोकल लंबाई जो है अवतल लेंस की 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु 30 सेंटीमीटर स्थित है, वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो चित्र की स्थिति क्या होगी? चित्र यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो आप जो है देखिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी v की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से हम अवतल लेंस की फोकल दूरी कैसी होती है? अवतल लेंस की फोकल दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल लेंस ऐसा होता है, ऐसा होता है अवतल लेंस। तो यहां पर एक फोकल दूरी हो गई f1
2f1, f2 और 2f2। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर दो प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो ये फैल जाती हैं ऐसे आगे जाके, और इनको जब पीछे मिलाया जाएगा तो ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसी को हम इसका मुख्य फोकस मानते हैं। तो ये जो है ऑप्टिकल सेंटर से बाईं तरफ है, तो इसकी फोकस दूरी को हम क्या लेंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम ऋणात्मक मेजर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फोकस इधर है, मुख्य फोकस इधर है, तो यहाँ से ऑप्टिकल जो है सेंटर से यानी कि जो है प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ हम आएंगे तो इसको ऋणात्मक मेजर करेंगे। तो यहाँ से हम चित्र की वैल्यू देखेंगे क्या होगी, ठीक है, यानी प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ से हम फोकस दूरी देखते हैं, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद वस्तु की है स्थिति, यू हमेशा नेगेटिव होता है, आपको बताया गया, तो -30 सेंटीमीटर लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लेंस का सूत्र निकाला जाएगा कि बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम लेंस का फार्मूला यूज करेंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो लेंस के सूत्र से क्या करेंगे, देखते हैं लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू रखेंगे -15 सेंटीमीटर इक्वल टू v की वैल्यू निकालनी है, माइनस करेंगे 1/-30, क्योंकि u की वैल्यू -30 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आगे, तो यहाँ पर देखते हैं -1/15 इक्वल टू हो जाएगा 1/v, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +1/30। अब ये 1/30 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1/30 हो जाएगा आपका, -1/15 हो जाएगा इक्वल टू 1/v हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा, क्योंकि एलसीएम देखो क्या होता है, एलसीएम जो होता है सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जिसको ये दोनों संख्याएं डिवाइड कर दें। तो एलसीएम आप लोग निकालना जानते होंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 से 30 में डिवाइड करेंगे, 30 बन जा 30, यानी 30 एकम 30 यानी 1 आया, और उस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 बन जा 1, और माइनस लगा तो माइनस लिख देंगे। फिर यहाँ देखो बेटा माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, 15 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30 यानी 15 दूनी 30, 2 आया, 2 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 यानी 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/v। अब ये -1 -2 -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस अगर 2 बार होता है तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन साइन हम माइनस का ही यूज करते हैं, ऋणात्मक का ही यूज करते हैं, तो -3/30 करेंगे इक्वल टू हो जाएगा 1/v। अब 3 ऊपर है, डिवाइड करेंगे 3 10 जा 30, आपका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 1/10 इक्वल टू हो जाएगा 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -v इक्वल टू हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आगे चल के v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आई है, -10 सेंटीमीटर। यहाँ आप देखते हैं -10 कोई हो, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस केवल फार्मूले में आपको रखना है और प्लस माइनस थोड़ा ध्यान रखना है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ये 7 था, ये आपका जो है 8 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8वां। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। बेसिकली ये एनसीईआरटी से लिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें कौन सा चीज नहीं यूज किया जा सकता लेंस बनाने के लिए, तो आपका जेल यूज किया जा सकता है। जेल एक लेंस की भांति कार्य करता है। कांच भी यानी कि ग्लास, प्लास्टिक भी यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक से भी हम दूसरी तरफ देख सकते हैं, पारदर्शी माध्यम होता है, लेकिन मिट्टी पारदर्शी माध्यम नहीं होता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेंस बनाने के लिए मिट्टी प्रयुक्त नहीं की जाती है। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। ठीक है, अवतल दर्पण से ऐसा प्रतिबिंब कब बनता है, यानी कि वस्तु की स्थिति तब कहाँ होनी चाहिए। तो अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, और आपको बताया गया था कि सबसे लास्ट वाला जो होता है स्थिति, यानी कि जब वस्तु फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच में होती है, तो उसका जो है
आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक बार हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, अवतल दर्पण हो जाएगा। ये आपका फोकस दूरी F हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र C हो गया। यहाँ पर हम कोई वस्तु रखते हैं AB, आपका एक जो है वस्तु रखते हैं AB। तो एक यहाँ से दो किरणें प्रकाश की जाएंगी, एक जाएगी तो फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी। दूसरी किरण होगी जो वक्रता केंद्र किससे जाएगी और फिर वहीं से होके चली जाएगी वापस, ऐसे। अब ये दोनों किरणें फैल रही हैं तो आगे जाके तो मिलेंगी नहीं इधर जाके, तो इन्हीं दोनों किरणों को पीछे हम बढ़ा देंगे। तो जब बढ़ाएंगे तो इनका एक जो है आभासी प्रतिबिंब हमको मिल जाएगा, जो कि A' B' बोला जाएगा इसको। और ये कैसा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो यानी कि यहाँ पर वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु कहाँ रखा गया है, ये फोकस है और ये क्या है, ध्रुव P है। तो F और P के बीच में रखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कोई है ऐसा ऑप्शन, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, नहीं, ऐसा नहीं रखा गया है, क्योंकि वक्रता केंद्र इधर है, फोकस उधर है। दूसरा, वक्रता केंद्र पर, ऐसा भी नहीं है। तीसरा, वक्रता केंद्र से परे, ऐसा भी नहीं है। चौथा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन जो है, आपका नंबर डी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो जाएगा, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाए। तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब का अगर आकार हमको चाहिए तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाया जाएगा, उसको यानी वस्तु को कहां रखा जाएगा। तो लेंस के मुख्य फोकस पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जो है फिर से एक बार नोट्स की तरफ जाएंगे, देखेंगे उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, यानी ये बात कर रहा है वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र चाहे दर्पण में हो, ठीक है, अवतल दर्पण की बात की जाए, चाहे उत्तल लेंस की बात की जाए, अगर वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो हमें उसका उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी बी आपका इसमें सही माना जाएगा। अनंत पर ऐसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो बिंदु के जैसा बनता है, आपको पता है। लेंस की प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच जब होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा बनता है, आभासी बनता है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 11 हो जाएगा आपका, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस जो है संभवतः कैसी हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा इसमें, तो आपका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो एक कैसा है, गोलीय दर्पण है, किसी गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो अगर -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो वो कैसा लेंस होगा, फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर है तो ये कैसा होगा, फोकस दूरी जिसकी ऋणात्मक होती है, दर्पण में किसकी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की ऐसे होती है, यानी फोकस इधर होता है और वक्रता केंद्र इधर होता है, और ये आपका ध्रुव हो जाएगा P। तो इधर हम जब मेजर करेंगे तो फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि वो कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। और किस गोलीय लेंस में फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक होती है, तो गोलीय लेंस हम देखते हैं, गोलीय लेंस जो होगा एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस हम जब देखेंगे बेटा, तो अवतल लेंस ऐसा बनता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, एक इधर होता है फोकस F1 और होता है 2F1, ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये एक F2 और एक हो जाएगा आपका 2F2। तो जो मुख्य फोकस हम मानते हैं अवतल लेंस में, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाती हैं तो वो फैल जाती हैं, ठीक है। तो जब फैल जाएंगी तो इसको हम जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस की तरफ जाएंगे, यहाँ पर मिलेंगे, तो बाईं तरफ इसको हम, इसका जो है मुख्य फोकस मिल जाता है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस कैसा होता है, बाईं तरफ होता है। तो यानी प्रकाशिक केंद्र से हम मेजर करेंगे, जब बाईं तरफ जाएंगे तो निगेटिव हमको इसको मिल जाएगा, यानी दोनों अवतल होंगे, ठीक है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक
और अवतल लेंस की फोकल दूरी ऋणात्मक। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है, दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है, दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल लेंस अवतल, यानी दोनों अलग अलग हैं। हम बात यहाँ दोनों अवतल की हो रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों अवतल होंगे, एक अवतल दर्पण होगा, एक अवतल लेंस होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। इसके बाद है आपका, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा सीधा जो है प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। हमेशा जो है आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा कब होगा, जब वो कैसा दर्पण होगा, आपका दर्पण जो होगा उत्तल दर्पण होगा, तो आपका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, या तो सीधा, सदैव सीधा उत्तल में भी बनता है और समतल में भी बनता है। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है केवल समतल में, समतल में भी सीधा बनता है, लेकिन केवल समतल में नहीं बनता है, केवल अवतल में। तो अवतल में सीधा एक प्रकार से बनता है, केवल अवतल की बात नहीं मानी जाएगी यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। केवल उत्तल में सीधा बनता है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं किया जाएगा। या तो समतल अथवा या तो उत्तल, हमेशा सीधा बनता है इनमें। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा पसंद करेंगे। तो कोई डिक्शनरी है, तो उसमें जो छोटे छोटे शब्द हैं उसको आपको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाए, तो उसके लिए जो है आप जो है यूज कर सकते हैं इसको। ऑप्शन देखेंगे जब आप, तो क्या है, 50 सेंटीमीटर फोकल दूरी का एक उत्तल लेंस, अगला है 50 सेंटीमीटर फोकल दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकल दूरी का एक उत्तल लेंस, और एक है 5 सेंटीमीटर फोकल दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसमें से यानी कि क्या है, उसको अगर पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, सदैव क्या करना पड़ेगा जो है 50 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर अगर फोकल दूरी का कोई होगा उत्तल लेंस, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकल दूरी का, तो जो वस्तु हम रखते हैं, आपने वस्तु जो रखते हैं कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, 20 से 25 सेंटीमीटर की, इतना नजदीक कोई नहीं रख पड़ता है वस्तु को। ठीक है, आंख के काफी नजदीक हो जाएगा ये, 5 सेंटीमीटर देखेंगे तो यहीं पे होगा। तो 5 सेंटीमीटर तो कंसीडर नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में, क्योंकि वस्तु हमेशा जो है 25 सेंटीमीटर जो है दूरी पर रखते पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, तो 25 सेंटीमीटर से ऊपर ही हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है लेंगे 50 सेंटीमीटर वाला देखेंगे। 50 सेंटीमीटर का हम उत्तल लेंस लेंगे कि अवतल लेंस लेंगे। अवतल लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत छोटा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब सीधा बनता है लेकिन बहुत छोटा बनता है, तो इसमें हम उत्तल लेंस भी कंसीडर नहीं करेंगे, सॉरी अवतल लेंस कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। हमको वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो हम उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्लिक करो।